क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है इसमें जो एनसीईआरटी के बिटवीन जो मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं और जो हमारे एक्सरसाइज के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। और जैसा कि अगर हम लोग देखें तो एक लाइन लिखी गई है साइंस के बारे में, लिखा गया फैक्ट आर नॉट साइंस। ये बहुत ज़रूरी बात है, फैक्ट आर नॉट साइंस मतलब सारे फैक्ट जो होते हैं साइंस होते हैं। एट द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, मतलब कोई चीज़ समझाता जिस चीज़ को है लिटरेचर उसको कहते हैं। तो डिक्शनरी एक लिटरेचर नहीं हो सकती है, मतलब समझाने वाला नहीं हो सकता है। ये मार्टिन एच फिशर ने बताया है, जैसा कि आप लोग स्टेटमेंट देख पा रहे हैं। ओके, देन इस चैप्टर में अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारा ऑलमोस्ट साइंस में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग बात करें साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और जो कि पहला जो हमारा है केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी, ये 3 भागों में साइंस को डिवाइड किया गया है। जैसे जनरली हम 3 भागों में इसको बोल देते हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर मतलब जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोग डील करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, इसीलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा दिया गया केमिस्ट्री। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पहला चैप्टर केमिकल पढ़ना ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी में भी अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होता है, बाकी सारी चीज़ें होते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा मोटी माटा आइडिया हो जाता है केमिस्ट्री के बारे में। अब जब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज हो जाएगा तो हम लोग अगर बायोलॉजी में पढ़ेंगे कुछ, वहाँ पे भी अगर कोई चीज़ केमिस्ट्री का नाम या कोई भी ऐसे सब्सटेंस का नाम आ जाता है तो उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू द आवर टॉपिक्स क्या है बिटवीन द एनसीईआरटी। देखिए मैं अगर आप लोगों को एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस अगर दिखाऊं, तो जैसे कि आप लोग ये जो है हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अगर हम लोग जाएं तो ये देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, पेज नंबर 6 पे है ये अगर यहाँ पे पेज नंबर 5 दिखा रहा है तो नीचे जो है पेज नंबर 6 है। टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 6 पे ये क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू जो हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है उस अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी की वेबसाइट से मिलती है। क्वेश्चन वाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी द क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर। ये सब देखो डिफरेंट, मतलब यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और हम इन्हीं 3 क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे मेरा है, क्वेश्चन सेकंड हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा, और एक बार हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन को डील करने के बाद फिर हम लोग सेकंड टॉपिक पे जाएंगे, वो पेज नंबर अप्रॉक्स 10 होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। तो कह रहा है कि अब बात आ जाती है कि हम लोग ये टॉपिक जो है, जो क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं इसको लिए कौन कौन से टॉपिक जरूर। तो अगर हम लोग देखे जाए तो कौन कौन से टॉपिक हम लोगों के लिए ज़रूरी है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। केमिकल इक्वेशन आपको पूरा पढ़ा होना चाहिए, राइट केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है इस टॉपिक के बारे में तो हम लोग इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में या फिर टॉपिक में आपको डाउट भी है तो उस चीज़ को डाउट को हम क्लियर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है राइट ए केमिकल इक्वेशन, और दूसरा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और हमारा मेन जो हेडिंग है वो केमिकल इक्वेशन है ही। तो ये 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिक्स के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन आ जाता। तो हम लोग क्वेश्चन को अगर करने चलें तो देखेंगे तो राइट ए केमिकल इक्वेशन और बैलेंस, ये तीनों टॉपिक को आपको पढ़ लेना चाहिए, और नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन को बहुत डीपली मैं समझा दूंगा। देखिए पहला कह रहा है वाई, माने क्यों शुड ए मैग्नीशियम रिबन, चाहिए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। मतलब कह रहा मैग्नीशियम को अगर आप जलाने जा रहे हैं, बर्न करने जा रहे हैं, तो उसको क्यों क्लीन्ड होना चाहिए बिफोर, जलाने से पहले, इन एयर में जलाने से पहले। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आंसर क्या हो सकता है कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड, मतलब मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन होना चाहिए बिफोर बर्निंग इन एयर। इसका रीज़न ये है बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ, ध्यान से देखिएगा, कारण यहाँ पे सीधे सीधे बताने की कोशिश कर रहा है कि मैग्नीशियम जो रिबन है आपका ये क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। मैग्नीशियम रिबन बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। अगर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर लेगा। किसका लेयर फॉर्म करेगा, फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर विच इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम लोग बात करें तो एक स्टेबल कंपाउंड है।
स्टेबल मतलब कि जो जनरली मतलब रिएक्ट ना करे, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब जब वो लेयरिंग कर लेगा, अगर लेयरिंग कर लेगा देखिए तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू क्लीन द रिबन बाई टू द रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब फिर से आप ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है। देखिए कह रहा है कि जो मैग्नीशियम है, बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब कि जैसे हमने निकाला मैग्नीशियम तो यह मैग्नीशियम ऐसे ही रखा गया है, तो मैग्नीशियम जनरली क्या कर लेगा कि मैग्नीशियम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और एक ऊपर मतलब मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाए, जैसे कि जंग लगता है, जंग लगने के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है, उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना ज़्यादा स्टेबल है तो आप विश्वास मानिए कि फिर वो फर्दर आगे उसके अंदर जो मैग्नीशियम उसको रिएक्ट नहीं होने देगा, मतलब ये लेयर है, लेयर के नीचे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को रिएक्ट नहीं होने देगा। अगर मैग्नीशियम हमारा रिएक्ट नहीं होगा तो ऑक्साइड लेयर विच आर वेरी स्टेबल कंपाउंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, मतलब कह रहा है रिएक्शन को रोक देगा, तुरंत वही रिएक्शन को रोक देगा। ठीक है, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, फर्दर रिएक्शन को, ठीक है ना, विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होगा उसको रोक देगा। इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू क्लीन द रिबन बाई टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब क्लीन करना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर वो फर्दर, मतलब सिंपल से अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्यों है, तो आप सीधे सीधे कह दीजिए कि जो है वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा जो बहुत ज़्यादा स्टेबल लेयर होता है, और वो रिएक्शन मतलब फर्दर जो आगे का जो उसके नीचे वाला जो मैग्नीशियम होगा उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब सिंपल सी बात कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बना लेगा और जो वेरी स्टेबल कंपाउंड है, एंड देन और उसको क्लीन करके ही हम लोगों को क्या करना है, आगे कार्य करना है। क्वेश्चन सेकंड हमारा दिया हुआ है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहला केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए बात को समझिए, पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन, और ये क्या दिया हुआ, क्लोराइड, और ये क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड। कह रहा है राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। देखिए हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन हम लिख देंगे, क्लोराइड मतलब क्लोरीन लिख देंगे, यहाँ पे बात समझ रहे हैं, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिए, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। फिर कह रहा है भैया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl, HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, हाइड्रोजन का मतलब H। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे H2 और Cl2 क्यों लिया गया है, क्योंकि बाबू देखो अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लोराइड में अकेला क्लोरीन नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है हम जब भी लेने जाएंगे, अब बाबू मैंने कहा कि जाओ आयोडीन लेकर के आओ, तो अब तुम जाओगे NaCl खरीद के लाओगे, क्योंकि NaCl में ही आयोडीन पाया जाता है। मतलब तुम NaCl नहीं, मतलब आयोडीन ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि आयोडीन नहीं हम मिल सकता है, हम लोग कहते हैं नमक में आयोडीन पाया जाता है, मतलब नमक के साथ ही आयोडीन जनरली सभी लोग लेते हैं, ये मोटी मोटा बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन अकेले नहीं एग्जिस्ट करता पेयर में, मतलब ये H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन का मतलब जो है Cl2 गैस है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा HCl। अब कितने लोग कहेंगे सर यहाँ पे 2 क्यों है, अरे इसको बैलेंस करिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये 2 का यहाँ पे 1 माना जाएगा, इस जगह पे यहाँ पे नीचे 1 माना जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे हम लोग क्लोरीन है, क्लोरीन में यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई करें, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, मतलब कि दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। बैरियम क्लोराइड, देखो बैरियम मतलब Ba मतलब बैरियम, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए बैरियम क्लोराइड नाम आ गया ना, बैरियम क्लोराइड। अब जैसे ही क्लोराइड या क्लोरीन की बात हो रही है तो Cl ही रहता है और बैरियम मतलब Ba। अब फिर कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, देखो SO4 का मतलब ही होता है सल्फेट, अब एल्युमिनियम सल्फेट है, अब हमेशा एल्युमिनियम के साथ अगर सल्फेट का रिएक्शन होता है तो ये बैलेंसी के कारण होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डीपनेस है, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप लोग एक बार किसी भी रिएक्शन को लर्न कर लेते हैं तो वही रिएक्शन बार बार हमको लर्न होता है, जैसे बैरियम क्लोराइड बार बार आएगा, कहीं पर भी बैरियम क्लोराइड आता है, तो 2 4 10 नेम ही हैं सिर्फ ये, जिसको हम लोग अगर लर्न कर लें एक बार तो मैं डेफिनेटली ये कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा बाहर नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है। तो बैरियम सल्फेट, अब देखो यहाँ पे ये जो है ये बैरियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट, ये इसके साथ यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो गया, ये देखिए बैरियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, सॉरी बैरियम क्लोराइड और ये एल्युमिनियम सल्फेट, ये दोनों आयन एक्सचेंज कर लिया। देखो यहाँ पे कह रहा है बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, अब यहाँ पे देखो बैरियम के साथ सल्फेट आ गया, तो बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड।
देखिए एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन, इसके मतलब इन दोनों की जगह पे इंटरचेंजिंग हो गया, मतलब एक दूसरे से अदला बदली कर गया, इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर हम लोग देखें तो ये बैरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट में यहाँ पे सल्फेट और क्लोरीन का जो है एक्सचेंजिंग हो गया है, मतलब एक तरह से एक दूसरे से एक्सचेंज कर गए हैं बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम का। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये बैरियम सल्फेट और ये दोनों बैलेंस है। सोडियम और वाटर को अगर देखा जाए तो ये जो है सोडियम और वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो ये देखो सोडियम का सोडियम लिख दिए हैं, वाटर के लिए H2O लिख दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया यहाँ पे और हाइड्रोजन। ये जो हमारा है एक तरह से क्वेश्चन का एक फॉर्मेट देखने के लिए मिलता है। एंड देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द बैलेंस, अभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है विथ स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे कि सोडियम एंड बैरियम क्लोराइड। देखो सोल्यूशन ऑफ सोडियम, सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, मतलब जो सोल्यूशन है एक तरह से देखा जाए तो सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड, सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो बैरियम क्लोराइड हो गया, यहाँ पे बैरियम क्लोराइड है, प्लस क्या डाल दिया गया सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम सल्फेट मतलब देखो सल्फेट है सोडियम का है तो Na सोडियम, ठीक। बैरियम क्लोराइड जैसे कि हमने कहा रिएक्शन, देखो रिएक्शन बार बार हमारे जो हो रहा है रिपीट होते हैं। देखो बैरियम क्लोराइड यहाँ पे है, देखो पीछे ऊपर वाले अगर आपने वहाँ पे लर्न कर लिया होता तो आपको यहाँ से क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाते बैरियम क्लोराइड के लिए। एल्युमिनियम सल्फेट तो लर्न करना क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड यहाँ पे भी है और देखो बैरियम सल्फेट यहाँ पे ऊपर या लर्न किए होते तो यहाँ पे नीचे आपको तुरंत समझ में आ जाता बैरियम सल्फेट क्या है। तो ये लर्न करो, यू शुड लर्न एवरी टॉपिक, ठीक है ना, एवरी क्वेश्चन आपको लर्न करने की जरूरत है। सल्फेट SO4 का मतलब सल्फेट, BA लग गया मतलब बैरियम, तो नाम क्या हो गया बैरियम सल्फेट, सिंपल सी बात है। तो बैरियम क्लोराइड और बैरियम सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हमने जब करवाया है तो ये बन गया बैरियम सल्फेट और क्या बना है सोडियम क्लोराइड, सिंपल सा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, ऊपर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaH देखिए कहीं पे मिला होगा, देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक रिएक्शन अगर आप लोग लर्न करते हैं तो आप विश्वास मानिए। देखो यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड था क्वेश्चन नंबर 2 में और वही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन आ जाता है 2 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो सोडियम क्लोराइड और Na2, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन हमारा बन जाता है, प्लस वाटर भी रिलीज हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ वाटर और यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हमारा आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के 3 टॉपिक से रिलेट करेंगे। पहला हमारा टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 टॉपिक्स हमारे पास हैं। अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए टॉपिक है टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो ये जो डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि हैं डू यू द रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फिर ये जैसे कि पेज नंबर 7 पे है केमिकल इक्वेशन और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, इस तरह से हैं हमारे पेज, ओके। एंड देन अगर हम लोग देखा जाए कि जो टॉपिक्स हमारे हैं जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट्स जो होते हैं, दो रिएक्टेंट जो होते हैं कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे कि सिंगल ये रिएक्टेंट है हमारा, ये हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट हमारा प्रोवाइड करवा रहा है। चाहे जो प्रोडक्ट पढ़ा है ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे हीट का इन्वॉल्वेशन है। तो आप देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। आपका पहला हो जाएगा हीट के द्वारा ब्रेक डाउन हो जाना, दूसरा होता है सनलाइट के द्वारा ब्रेक डाउन होना। यहाँ पे देखिए हीट के द्वारा हमारा लेड नाइट्रेट को जो है ब्रेक डाउन किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे अलग अलग टॉपिक है, मतलब सनलाइट से हम लोग देखेंगे चाइना डिश है, इसमें सिल्वर क्लोराइड है, देखो ये सिल्वर क्लोराइड AgCl2, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag अलग क्लोरीन अलग। तो ये जो है तीनों क्या हो जाएंगे, एक अलग अलग हमारे जो है सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। वहीं अगर हम लोग देखे जाए, देखिए मैं आपको एक टॉपिक का रिकैप दिखा रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हमारे आएंगे उस टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो टॉपिक का मैं रिकैप अकॉर्डिंग टू द NCERT दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो होता है हमारा एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है ये रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेट करेंगे, जो ऊपर 2 टॉपिक्स हैं,
दो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन को लेकर के। कम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको समझाया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझाया। डिकम्पोजिशन में कोई डिकम्पोज करेगा, 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन देखने के लिए मिल गए, इलेक्ट्रोलिटिक। अब देखो बात करते हैं और सनलाइट के द्वारा और एक हीट के द्वारा। सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज़ यूज टू द वाइट वॉशिंग, मतलब एक तरह से वाइट वॉशिंग का इस्तेमाल किया। नेम ऑफ द सब्सटेंस एक्स, मतलब कोई सब्सटेंस ले लिया गया, चलो ठीक है एक्स है, एंड राइट द फार्मूला, मतलब उसका फार्मूला लिखना है। द सब्सटेंस एक्स विच इज़ यूज इन वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग इज़ क्विक लाइम, मतलब वाइट वॉशिंग जो है, वाइट वॉशिंग ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको लर्न कर लीजिए आप लोग। वाइट वॉशिंग इज़ क्विक लाइम, मतलब वाइट वॉशिंग एक क्विक लाइम है। आर इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और इसका फार्मूला जो है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब वाइट वॉशिंग हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कह रहा है राइट ए रिएक्शन विद सब्सटेंस एक्स, जो ऊपर वाला एक सब्सटेंस है, एंड कह रहा है कि रिएक्शन करना है पहले को विथ वाटर के साथ। पहले कहा राइट द रिएक्शन द सब्सटेंस एक्स नेम इन फर्स्ट एबव विथ वाटर, मतलब कह रहा फर्स्ट का जो नेम है, नेम के विथ वाटर के साथ रिएक्शन करके हमको बताना है। तो ये देखिए नेम है गया, सब्सटेंस एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया है, और ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट किया हुआ और ये दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसमें पहले पूछा एक्स क्या है, एक्स जो है क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो कह रहा एंड राइट द फार्मूला, इसका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इज एबव द नंबर फर्स्ट, नेम फर्स्ट का जो है नेम लिखना है। फर्स्ट क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एबव विथ वाटर, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में भी आ सकते हैं। Why is the amount of gas collected, मतलब why is the amount of gas collected, why is the amount of gas collected in one test tube in activity 7.1.7 double the amount collected in the other, name this gas, मतलब गैस का नेम बताइए, ठीक है ना। देखिए बाबू, एक ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट होता है और एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस, 2 ट्यूब्स होते हैं, दोनों ट्यूब्स में। अब देखिए एनोड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना ग्रेफाइट रॉड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रबर, एक रबर लगा हुआ है, और ये हमारा हो गया है कैथोड, और ये हमारा क्या हो गया एनोड। तो ये देखो हमारा है, देखिए गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल अमाउंट कलेक्टेड इन अदर बिकॉज water gas hydrolyzed to release H2 and oxygen gas here after the electrolysis 2 molecule of hydrogen। ये बहुत ही ज़रूरी है, बात ध्यान रख लिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये देख लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, एकदम बहुत धड़ाकड़ क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अब कोई ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन दे, अब कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है पेपर में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंकुश नोट कर लो, ठीक है। तो आर रिलीज हेंस द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के क्योंकि ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल है, वहीं हाइड्रोजन, मतलब हम सिंपल सा स्पून सी बात कर लें, 2 चम्मच ऑक्सीजन बन रहा है, 1 चम्मच ऑक्सीजन बन रहा है, 2 चम्मच हाइड्रोजन बन रहा है, तो सीधे सीधे हम क्या कहेंगे, डबल ही तो बोलेंगे, और क्या कहेंगे, डबल ही तो कहा जा सकता, और क्या कह सकते हैं हम, डबल ही बन रहा है। ओके, तो क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, मतलब कह रहा है ये, मतलब जो एक टेस्ट ट्यूब में है दूसरे टेस्ट ट्यूब से डबल अमाउंट में गैस कलेक्ट कर रहा है, क्यों, रीजन है इसका। वन टेस्ट ट्यूब इज डबल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर, वाटर गेट हाइड्रोलाइज, वाटर हाइड्रोलाइज होता है टू रिलीज 2 वाटर, 2 मतलब कि H2 जो है वो रिलीज करता है 2H2 एंड H2 गैस, मतलब 2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा और एक क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस, जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ज़रूरी है, एनोड पे क्या प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन और कैथोड पे क्या रिलीज होता है हाइड्रोजन, ये ज़रूरी है जानना।
ये बेहद ज़रूरी है हमारे टॉपिक के लिए ध्यान देने वाली, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चंस हमारे थे, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक को भी सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है इसमें कोरिजन आएगा, रेंसिडिटी आएगा। कोरिजन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक हैं। जैसे कि आपने कोटिंग देखा होगा कॉपर एंड सिल्वर पे भी, जैसे कि आप लोग देखते हैं रेडिश ब्राउन पाउडर लेफ्ट ऑन सम टाइम, किस पे छूटता है, कोटेड विथ रेडिश ब्राउन। ये जो होता है साइनी आयरन आर्टिकल पे जो होता है रेडिश ब्राउन, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। और यहीं पे ये ज़रूरी है, इट्स साइड बी कोरेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरेजन। किसको कोरेजन कहते हैं, व्हेन द मेटल अटैक बाय द सब्सटेंस अराउंड द मॉइस्चर, एसिड ETC। देखो ब्लैक कोटिंग किस पे होता है, सिल्वर पे। ग्रीन कोटिंग किस पे होता है, कॉपर पे होता है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको लर्न करना ज़रूरी है। यहीं पे रेंसिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो वही है कि जैसे कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन से ख़राब ना हो जाए, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए। सिंपल सा बात है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा टॉपिक है। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिटवीन द NCERT टॉपिक क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा है, और तीसरा है हमारा जो भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, कोरिजन है, रेंसिडिटी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में आप लोग जानते हैं कि जो है रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन की एक्सचेंजिंग होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा कोई सिंगल सब्सटेंस, कोई सिंगल रिएक्टेंट डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in its, मतलब जब इसमें डिप किया गया तो क्यों कलर चेंज हो गया। अब ये कहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि अब लोग NCERT देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारे बिटवीन द NCERT से पूछ लिया है। और जो हमारा बिटवीन द NCERT का क्वेश्चंस है इसके जस्ट ऊपर वाले पेज पर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और इसमें 2 नेल है, दोनों नेल को डाला गया। आयरन नेल है, एक आयरन नेल है और एक 2 आयरन नेल नहीं है, एक आयरन नेल है और एक हमारा स्टील का है। अब ये कह रहा है आयरन नेल डिपेड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिबो दिया गया है। अब आगे परिणाम क्या होगा, इसी चीज़ को लेकर के अगर हम लोग बात करें कि मतलब क्या परिणाम हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है ना, आयरन नेल इज डिपेड इन कॉपर सल्यूट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्लेस कर देगा। बिकॉज रीज़न क्या बता रहा है, देखो सिंपल सी मैं बात आपको बताऊँ, कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है हमारी, ठीक है ना। सिंपल सी बात करूँ, बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से। देयरफॉर कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज, दिस रिएक्शन इज़, मतलब ये रिएक्शन देखिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये क्या हमारा है, ध्यान समझिए, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये क्या है, आयरन है। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने क्या किया, ये आयरन ने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, ढकेल दिया। देखो जैसे ही इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया और इसमें से कॉपर निकल करके बाहर चला गया। तो मतलब कि जो रॉड के सरफेस पर, यहाँ से अगर हम लोग रिएक्शन को ध्यान से समझें कि जो देखिए ये पहले आयरन नेल था, अब ये देखो आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्यूट सोल्यूशन, मतलब इसमें से जो आयरन था वो पहले ऐसा था, जब इसमें कॉपर गया, ध्यान समझिए, ये क्या हमारा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और ये कौन सा सोल्यूशन, देखो कलरलेस हो गया। पहले ये था हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब इसमें आयरन को डिबोया गया 20 से 30 मिनट तक डिबोया गया रहेगा तो इसका कलर, टेस्ट ट्यूब बी का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बी का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो आयरन नेल है, आयरन नेल से
कॉपर सल्फेट में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमारा था उसमें से निकल करके इसमें आयरन चला आया है, जिस कारण इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से एक्टिविटी को ध्यान से देखिए, 3 आयरन नेल्स मतलब 3 आयरन नेल्स दैट क्लीन देम, रबिंग सैंड पेपर से रगड़िए खूब अच्छे से। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और उन टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लीजिए। 2 आयरन नेल को थ्रेड को इमर्ज कर दिए केयरफुली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। आयरन नेल जो होगा कंपेरिजन 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब आयरन नेल से आयरन जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में चला जाएगा। इंस्टेंटली ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। तो कंपेयर टू द कलर ऑफ आयरन नेल डिपेंड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आज कीप साइड, मतलब सिंपल सा कि इस कॉपर ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये चेंज कर दिया जब ये आयरन के साथ रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मतलब सिंपल सी अगर बात करें, कह रहा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिपेंड इन इट्स। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लिया, जिस कारण इसका कलर क्या हो गया, चेंज। देयरफॉर कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज चेंज। एंड देन अगर हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चन की, कह रहा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए अदर देन वन गिवन एक्टिविटी, मतलब कि कह रहा है कि वन इन अदर देन, जो कि एक दिया गया है। तो हमारे पास एक है रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट है एंड ये जो हमारा है सोडियम क्लोराइड है। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन ट्रेड पोजीशन एज रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द वाइट सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट, मतलब हमको वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड भी प्रिसिपिटेट मिलेगा। वाइट ऑफ द वाइट सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट, मतलब कि जो सिल्वर होगा उसका प्रिसिपिटेट हो जाएगा, उसके कलर में चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा, कलर चेंज हो जाएगा उसका। वाइट सिल्वर मतलब ये जो है सिल्वर क्लोराइड होगा, इसका वाइट कलर होगा, ये जो है टेस्ट ट्यूब में नीचे प्रिसिपिटेट हो जाएगा। द केमिकल रिएक्शन इज़ गिवन बिलो। यहाँ पे हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इन दोनों को हटा करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सिंबल लिखे रहने का मतलब होगा NaCl है और ये हमारा जो है, ठीक है ना, ये हमारा ऐसे है, ठीक है ना। तो ये सोडियम जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट ऐसे लिखा गया है और ये सोडियम क्लोराइड है, इन दोनों का रिएक्शन किया गया है। तो AgCl प्लस ये हमारा फॉर्मेशन हुआ। इसमें से सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर, इसको भी हटा देते हैं, सोडियम नाइट्रेट बन गया और ये, तो ये हमारा एक दूसरे के साथ एक्सचेंजिंग कर लिया। आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन दिया गया है, किसमें रिडक्शन हुआ है। देखिए सोडियम है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर के साथ देखो ऑक्सीजन निकल गया है, मतलब इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन। लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आंसर क्या हो सकता है, द सोडियम इज़ द फर्स्ट इक्वेशन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब पहले ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड कॉपर इज सेकंड इक्वेशन इज रिड्यूस ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारा द कॉपर है इज सेकंड इक्वेशन, मतलब कॉपर से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, सेकंड इक्वेशन इट रिड्यूस ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हालांकि कॉपर में हाइड्रोजन नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे एक रिडक्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, ड्यू टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है ना। ड्यू टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन का क्या हो गया है, रिमूवल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपर के साथ कोई हाइड्रोजन अटैचमेंट नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हम सीधे बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो, लेकिन यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस के साथ पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। वहीं कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे रिडक्शन।
मतलब हम इस तरह से इस चीज़ों को बोल सकते हैं कि एक हमारा रिड्यूस हुआ है और दूसरा हमारा गेटिंग ऑक्सीडाइज हुआ है। हम किसके मतलब किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं इस चीज़ को भी ज़रूरी, यहाँ पे कोई हमको बताया नहीं था कि कॉपर बताइए कि हाइड्रोजन बताइए, तो जनरली हम लोग पहला इक्वेशन ही प्रीफर करते हैं, मतलब पहला एलिमेंट मतलब पहले ही सबस्टेंस को हम प्रीफर कर लेते हैं। अगर दो है तो पहले वाले को ही हम लोग कॉमनली मान करके उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। एंड देन एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोगों का आता है। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इस एक्सरसाइज में करीब 20 क्वेश्चन हमारे हैं, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स में भी, ठीक है ना। मैंने देखा था अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन था, ठीक है ना, हालांकि स्लाइड ब्लैक जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, कोशिश है कि व्यू में आ जाए, ठीक है। एंड जब हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, मतलब कि ये रिएक्शन दिया गया है लेड ऑक्साइड और कार्बन, और यहाँ पे लेड है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात चलेगी। ऑक्सीडेशन का मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़े या रिमूव वाला। अब यहाँ पे देखिए लेड है, इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे लेड है, इसके साथ ऑक्सीजन है नहीं, मतलब कि ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो गया, निकल गया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, मतलब लेड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ, तो लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस, बेशक सही है, कह सकते हैं, ठीक है। कार्बन की बात करें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, गलत, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ऐसा नहीं हम लोग कह सकते हैं। ए और हम लोग बी की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन में पहला जो सही है ए एंड बी, मतलब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, ठीक है, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं